हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 196 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो वातावरण में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, जो धूल के कण होते हैं, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे असिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, यानी मदद करते हैं बादल बनने में। सेकंड है डस्ट पार्टिकल्स आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, और जो डस्ट पार्टिकल है ज़्यादातर माना जाता है कि जो एटमॉस्फेयर यानी हमारे वातावरण का जो निचला सतह है उसमें पाया जाता है। थर्ड है the concentration of dust particles in polar region is much higher than subtropical region, यानी डस्ट पार्टिकल जो पोलर रीजन में होती हैं वो सब ट्रॉपिकल से भी ज़्यादा होती हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए 1 and 2 ओनली। थर्ड गलत है। The higher concentration of dust particle is found in the subtropical and temperate region due to dry winds in the comparison to the equatorial and polar region। तो कहने का मतलब है कि जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो सब ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया है वहाँ विंड ड्राई होती है, सर डस्ट पार्टिकल काफ़ी होते हैं। इक्वाटोरियल की बात करें तो मॉइस्ट एयर होता है, इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा वहाँ पे नहीं हो पाते, और रेन फिनोमिनन भी इसमें काफ़ी हेल्प करता है डस्ट पार्टिकल इन्वायरमेंट से हटाने में। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्टिसिपेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किस सत्याग्रहों में पार्टिसिपेट किए थे, यानी भाग लिए थे, आपको बताना है। पहला है खेड़ा सत्याग्रह, दूसरा है नागपुर फ्लैग सत्याग्रह, थर्ड है बोरसाड़ प्यूनिटिव टैक्स सत्याग्रह। तो इसका सही आंसर है डी 1, 2 and 3, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, कयाल्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कयाल्स काफ़ी आप लोगों ने इस बारे में पढ़ा होगा, तो ये क्या है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है डी स्ट्रेच ऑफ वाटर दैट हैज बिकम बाईपास बाय द मेन फ्लो ऑफ द स्ट्रीम फाउंड अलोंग मालाबार कोस्ट। जैसे जो मेन रिवर होता है तो एक टाइम बहते बहते फिर क्या होता है, उसकी एक जो फ्लो होती है, एक मेंडरिंग जो शेप होता है, यानी उसके जो धारा होती है वो कट के एक लेक की तरह बनाती है, जिसको बैक वाटर लेक भी बोलते हैं। और ये मालाबार कोस्ट पे सबसे ज़्यादातर केरला कहते हैं, केरला में पाया जाता है। केरला का लोकल वर्ड है कयाल्स। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू द स्पीसीज इंटरैक्शन द टर्म एंटीबायोसिस रेफर्स टू। अगर स्पीसीज इंटरैक्शन की बात करें तो उसमें एक शब्द काफ़ी प्रचलित है, एंटीबायोसिस। ये क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए सिचुएशन वेयर वन ऑर्गेनिजम्स हार्म्स अदर बाय प्रोड्यूसिंग सिक्रीशंस, यानी एक ऑर्गेनिज्म होता है तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है सिक्रीशन की मदद से। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर कंसीडर्ड एज अ मेरिट गुड्स इन एन इकोनॉमी। तो 3 अलग अलग गुड्स के नाम दे रखे हैं, आपको बताना है किस गुड को हमारी इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में मेरिट गुड के नाम से जाना जाता है। पहला है वैक्सीन, सेकंड है टोबैको प्रोडक्ट्स, और थर्ड है हाई एंड कार्स। तो उसका सही आंसर ए 1 ओनली, यानी सिर्फ वैक्सीन को मानते हैं। बेसिकली मेरिट गुड या मेरिट सर्विसेज उनको बोलते हैं जो कहीं ना कहीं वेलफेयर, हमारी सोसाइटी के वेलबींग यानी सोसाइटी के भलाई के लिए काम करती हैं। तो टोबैको बिल्कुल ऐसा नहीं है, और हाई एंड कार्स में तो कुछ भी नहीं कह सकते। जैसे अगर एग्जांपल है तो फार्मा कंपनीज है जो कि वैक्सीन वगैरह बनाती हैं सो दैट बच्चों को किसी हेपेटाइटिस बी
हेपेटाइटिस भी या किसी भी तरीके की बीमारी से बचाया जा सके, तो ये हमारे सोसाइटी को वेलबींग यानी उनके वेलफेयर के लिए काम करती है, इसलिए इनको मेरिट गुड में रखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे टेक अप केसेस रिलेटेड टू ओनली पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी ये लोक अदालत में सिर्फ वही केसेस आते हैं जो कि पब्लिक यूटिलिटी के लिए हो, यानी कि लोगों की भलाई के लिए हो। सेकंड है अवार्ड ऑफ द परमानेंट लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टीज, यानी अगर लोक अदालत ने किसी भी तरीके का कोई फैसला सुनाया है तो वो फाइनल होगा और बाइंडिंग होगा, यानी कि मान्य होगा। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट परमानेंट लोक अदालत के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, All India Federation scheme proposed under the Government of India Act 1935 never came into existence because जो ऑल इंडिया फेडरेशन स्कीम थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के में प्रपोज भी की गई थी, वो कभी वास्तविकता में नहीं आई थी। ऐसा क्यों था? आपका ऑप्शन पहला है प्रिंसेस वर रिलक्टेंट टू ज्वाइन एज इट डिड नॉट रिसॉल्व द इशू ऑफ पैरामाउंसी। तो जो उस समय राजा महाराजा थे वो लोग इसको ज्वाइन करने से मना कर दिए थे, क्योंकि उनके पैरामाउंसी यानी जो उनकी एक कह सकते हैं एक मतलब उनकी सुप्रीमेसी जो थी, जो लोगों पे उनका मतलब एक प्रभाव था, उसकी वजह से। सेकंड है मुस्लिम लीग अपोज द स्कीम एज इट वांटेड अ डिसेंट्रलाइजेशन विद अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मुस्लिम लीग ने इसलिए इसको अपोज किया था क्योंकि वो डिसेंट्रलाइजेशन की डिमांड कर रहे थे, यानी जो पावर थी वो किसी एक सेंट्रल अथॉरिटी में नहीं होगी बल्कि अलग अलग लेवल पर बटी होगी, डिपार्टमेंट वाइज या जो भी कह सकते हैं एक लेवल वाइज सेक्टर वाइज बटी होगी, इसलिए इन्होंने इसको अपोज किया था। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऑल इंडिया फेडरेशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंडर आया था वो सही है। तो इसका सही आंसर है बी, बोथ 1 और 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, with respect to the tribal assemblies during the Vedic age, consider the following statement। तो ट्राइबल असेंबलीज जो हुआ करती थी वैदिक काल में, उसके संदर्भ में 3 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है दे आर मेंशन्ड इन द ऋग्वेदा, यानी इनको ऋग्वेदा में भी मेंशन किया गया है। सेकंड है दे एक्सरसाइज्ड मिलिट्री एंड रिलीजियस फंक्शन, यानी कि इस असेंबली में मिलिट्री और रिलीजियस फंक्शंस को भी परफॉर्म किया जाता था। थर्ड है वुमेन्स वर नेवर अ पार्ट ऑफ दीज असेंबली, यानी महिलाएं ऐसी असेंबली के कभी हिस्सा नहीं रही हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 1 और 2 ओनली, यानी कि पहला दूसरा सही है, थर्ड गलत है। वुमेन्स ऐसे असेंबली के हिस्सा रही हैं। ऋग्वेद में जो वुमेन्स का स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए कभी आप लोग इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना होइएगा कि वुमेन से रिलेटेड अगर कोई नेगेटिव स्टेटमेंट देता है तो आप एकदम श्योर रहिएगा, क्योंकि ऋग्वेद में वुमेन्स का जो स्टेटस था वो काफ़ी अच्छा था, मतलब किसी तरीके के एविल्स उनसे जुड़ी नहीं थी। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following best describe the term कोलखोज। तो 4 अलग अलग स्टेटमेंट दे रखे, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सबसे अच्छे व्याख्या करता है कोलखोज शब्द की। तो इसका सही आंसर है सी, कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द अर्स्टवाइल यूएसएसआर, यानी कि कलेक्टिव फार्मिंग सिस्टम है, यानी कि कई सारे किसान एक साथ अपना जमीन करके और फिर उसको खेती करते थे, और ये यूएसएसआर में यानी जब रशिया नहीं बटा था यूनियन सोवियत उससे, तो तब ये होता था। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज और आर डिपोजिशनल फीचर। तो 3 अलग अलग लैंड फॉर्म्स के नाम दे रखे, आपको बताना है इनमें से कौन सा लैंड फॉर्म डिपोजिशनल फीचर, कहने का मतलब कि वो जो लैंड फॉर्म है वो डिपोजिशन की वजह से, यानी
छोटे छोटे कंकड़ पत्थर या कह सकते हैं जो माउंटेन से आती हैं तो उनकी वजह से बनता है। तो आपका ऑप्शन पहला है रैपिड्स, सेकंड है ड्रूमलिन्स, थर्ड है सैंड बार। तो उसका सही आंसर है बी 2 and 3 ओनली, यानी सेकंड थर्ड सही है, फर्स्ट गलत है। रैपिड्स आर फॉर्म्ड मेनली इन द अपर कोर्स ऑफ द रिवर व्हेन द इंटरमिटेंट सॉफ्ट रॉक आर eroded by the streams while leaving behind the outcrop of a band of bad hard rocks causing the river to jump. These are erosional landform. तो जो रैपिड है ये इरोजनल लैंडफॉर्म का है, क्योंकि जब नदी बहना स्टार्ट होती है तो बिगनिंग में जो लैंडफॉर्म्स बनती हैं उनको रैपिड्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर 195 जो था हमारा, उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, एलिलोपैथी refers to the process of release of chemical forms from plant that। तो एलिलोपैथी एक प्रोसेस है जिसमें केमिकल रिलीज होता है प्लांट द्वारा। तो ये क्या था आपको बताना था। तो उसका सही आंसर है ए, इनहिबिट्स ग्रोथ ऑफ द अदर प्लांट, यानी ऐसे प्लांट जो केमिकल रिलीज करके दूसरे प्लांट के ग्रोथ को रोक देते हैं। फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस का पेड़ ऐसा होता है जो बहुत सारा पानी सोख जाता है और दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ को वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 196 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा वो आपको बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे है, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट आइडेंटिफाइड ऑन द पशुपति सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इनमें से कौन सा जानवर है जो कि पशुपति सील जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हुआ था, यानी जो हमारी सभ्यता थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उस समय वो नहीं था। कौन सा जानवर आपको बताना है। आपका ऑप्शन है ए लायन, बी एलिफेंट, सी बफेलो या डी राइनोसेरस। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।